नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी पीटी स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज तो मैं एपिसोड 2 लेकर आया हूं। कल से हमने एक एपिसोड शुरू किया है जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का 2013 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का विषयवार जो है विथ एक्सप्लेनेशन आपको ये समझाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ज़रूर भारी होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स पास करने लायक जितने क्वेश्चंस आपको आने चाहिए वो आप अगर एक बार प्रश्न के नेचर को समझ लें तो आपका मेहनत आधा नहीं 1/4 हो जाएगा। तो कल दोस्तों हम लोग लेकर आए थे भारतीय संस्कृति और आज 2013 के पर्यावरण टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। जैसे ही मई 27 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम पूरा होगा तो 23 वाले को भी कवर कर लेंगे और उसके पहले 22 तक के प्रश्नों को ईयर वाइज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। आज हम लोग पर्यावरण को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पर्यावरण 2013 व्याख्यात्मक हल। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। यानी इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से नहीं निपटाते हैं तो कौन कौन से ई अपशिष्ट हमारा बाहर निकलता है। बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। A13467, B12356, C2457, D12345 और 7। इसका आंसर है दोस्तों बी। ये 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 और 6 यानी हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम इस पुराने कंप्यूटर के पुर्जों को व्यवस्थित ढंग से निपटान करने पर वो नहीं निकलता है। ये तो आंसर की बात हुई, लेकिन अब जरा इसका व्याख्या हम लोग देखें। सबसे पहले, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों से जो हम लोग आंसर देखे व्यवस्थित निपटान नहीं करने के कारण ई अपशिष्ट से अनेक के रूप में अनेक हानिकारक तत्व निकलते हैं। बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और लेड ये निकलते हैं इससे। अब जरा देखें हेप्टाक्लोर क्या है। तो हेप्टाक्लोर एक ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है। इसका उपयोग हम लोग पेस्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। प्रॉब्लम तो ये भी है, आमतौर पर यह सफ़ेद या भूरे रंग के पाउडर के रूप में बेचा जाता है। मनुष्य खाद्य पदार्थ या पीने के पानी से मनुष्य के अंदर ये हेप्टाक्लोर पहुंचता है, मनुष्य उसके संपर्क में आता है। हेप्टाक्लोर को संभावित मानव कार्सिनोजोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या होता है? तो नवजात पशु में अगर पशु छोटा है तो हेप्टाक्लोर का उच्च खुराक देने से उसका शरीर का वजन कम होने लगता है और एक दिन ये भी हो सकता है कि इसकी मृत्यु हो जाए पशु की। ये हेप्टाक्लोर की समस्या है। प्लूटोनियम हम सभी जानते हैं कि यह एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 94 है। और प्लूटोनियम जब रेडियो एक्टिव है तो ये क्या क्या कर सकता है वो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में अच्छे से जानते हैं।
इससे तो हम चाहें तो बम भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो बिजली भी बना सकते हैं, जो भी हम चाहें प्लूटोनियम से कर सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। आंसर है इसका डी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब हवा में जाकर के मिलता है और उसके बाद जब बारिश होती है तो वह जल के संपर्क में आता है और उसी रेन को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। आइए अब जरा इसकी व्याख्या देखें। अम्ल वर्षा शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हमेशा हम लोगों को घबराहट इस बात का होने लगता है कि ये साइंस है, पर्यावरण होगा साइंस, लेकिन इसको हम शब्दों के आधार पे भी तो समझ सकते हैं कि अम्ल वर्षा का अर्थ होता है वर्षा के रूप में अम्ल का गिरना, अवक्षेपण। यह वर्षा तब होती है जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ प्रक्रिया करते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जब प्रक्रिया करेंगे H2O से, बादल क्या है? पानी है, तो ये H2SO4 बन जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब H2O के साथ क्रिया करेगा तो ये HNO3 बन जाएगा। यही तो है कहानी अम्ल वर्षा का। अब आइए वाहनों से होने वाले, अब ये पहुंचता कैसे है? तो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, जब वाहन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है तो यह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के फिर जो है NO2 बनाता है और फिर वो वर्षा के साथ मिल करके HNO3 या HNO2 बनाता है। तो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, इनसे नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सल्फर का निकलना, उसमें भी सल्फर निकलता है, या बिजली गिरने के दौरान वातावरण में नाइट्रोजन आयन के निकलने से भी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको इतना बताए कि ये यहाँ पर आपने केवल ये जाना कि नाइट्रस ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन वाहन से, औद्योगिक उत्सर्जन, ज्वालामुखी विस्फोट, इन सब चीज़ों से जो होता है। अब आइए देखें एसिड रेन का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये खड़ी फसल और जंगल को नुकसान पहुंचाता है। महासागर में जब नाइट्रोजन इनपुट आएगा तो ये समुद्री पौधे और फाइटोप्लैंक्टन के विकास को बढ़ावा देता है, जिसके कारण हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन और यूट्रोफिकेशन हो सकता है, खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा सकता है। कभी कभी ये इमारत को भी संचालित कर देता है, जैसे यही बारंबार एसिड रेन के कारण ये हिमालय जो है, ये ताजमहल जो है, वो क्या देख रहे हैं कि वो पीला पड़ने लगा। तो ये जो है हमारा एसिड रेन का सवाल हुआ। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ फेफड़े के अंदर सूजन उत्पन्न करता है। पीने के पानी का पाइप का क्षरण कर लोहा, सीसा, तांबा जैसी भारी धातुओं का पीने के पानी में निक्षालन होता है। इतना जो है हम आपको एसिड रेन पर बताएं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, पारी तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करें। मतलब
खाद्य श्रृंखला पढ़ना जरूरी है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। केवल एक और दो, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जाहिर है कि आंसर जो है अगर उस नुमा से जाएं तो आंसर है ए, केवल एक। लेकिन इस खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए जो प्रश्न के आधार पर व्याख्या है वो देखिए। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रेखीय क्रम है जहां पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं ये फर्स्ट उपभोक्ता है। इससे देखिए ये प्राथमिक उत्पादक है, सॉरी, इससे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता तैयार हुआ। यहां से फिर क्या देख रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता। यानी ये जो हम ए में पढ़े हैं परिभाषा कि जिससे जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार से पोषित होती है, ये जो है हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो क्या कह रहे हैं, खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रेखीय क्रम है जहां से पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। देख रहे हैं यहाँ से हिरन को स्थानांतरित होता है, हिरन से शेर को स्थानांतरित होता है, ये इस प्रकार से है। दूसरा, यह उत्पादक जीव से प्रारंभ होता है, यहाँ से उत्पादक जीव से प्रारंभ होता है और अपघटक जीव के साथ समाप्त होता है। इसके मरने के बाद, इसमें नहीं दिया है, मृतोपजीवी जिसको कहते हैं वो इसको खत्म कर देता है। अब आइए, खाद्य श्रृंखला के 4 भाग हैं। पहला सूर्य, यह ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है। सूरज, पृथ्वी पर यह प्रत्येक को ऊर्जा देता है। दूसरा उत्पादन, यह सूर्य की ऊर्जा का उपभोग करके, ये जो पौधे हैं सूर्य की, यहाँ से सूरज से इनको मिला, का उपभोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे। उपभोक्ता, अब इस पौधे से उपभोक्ता वे सभी जीव जो भोजन के लिए पौधे या अन्य चीज़ों पर निर्भर होते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी जानवर शामिल है जो पौधों को खाते हैं, और ऐसे मांसाहारी जानवर जो छोटे जानवर को खाते हैं। अपघटक, ऐसे जीव जो मृत या अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब आइए देखिए तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। IUCN में करंट घटना में जो इंडेंजर्ड डेंजर्ड है, ये चौथा प्रकार का प्रश्न है। नेचर समझिए, निम्न राज्यों में से किस में या किन में सिंह पुच्छी वानर क्या हुआ, जिसको मैकॉक बोलते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। A 1 2 3, B केवल 2, C 1 3 4, D 1 2 3 4। तो 1 2 3 आंध्र प्रदेश में मैकॉक नहीं पाया जाता है। लेकिन जरा व्याख्या देखिए, सिंहपुच्छी जानवर मैकॉक का कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में प्राकृतिक आवास है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे दिखाया गया है, आवास है। इनके वर्तमान संरक्षित क्षेत्र, अभी जो हम संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं वो है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये यहाँ पे है, और ये कुद्रेमुख का नेचर है, चित्र है। दूसरा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये देखिए, ये केरला में यहाँ पे है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये जो पीले कलर से दिखाया जा रहा है। तीसरा,
साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। ये देखिए यहाँ लाल कलर से दिखाया है साइलेंट वैली। इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो ये IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड लुप्त प्राय प्राणी माना जा रहा है। ये है इसका कहानी, इसीलिए आपको ये प्रश्न सूखा। अब जब इंडेंजर्ड है तो हमको ये जानना है कि इसकी संख्या में कमी का कारण क्या है। फॉरेस्ट काटिएगा तो अभी उसके पास 1 लाख पेड़ था रहने का, आप घटा के 20,000 या 90,000 कर देंगे तो उसका 10,000 आवास घट गया। चाय, नीलगिरी और कॉफ़ी जैसे विदेशी बागान का निर्माण वो करेंगे तो जो पुराना पेड़ है वो आप काट रहे हैं। शिकार करना, ये है इनका कारण। अब आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मत, आवास और आवास क्षेत्र। तो ये पारिस्थितिकी कर्मत का परिभाषा है एक तरह से, लेकिन जरा हम लोग इसका व्याख्या देखें। नाइस बोलते हैं इसको पर्यावरण में। ये है क्या? एक समूह में एक जीव की भूमिका को परिभाषित करने के लिए पारिस्थितिकी में नाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग रह रहे हैं, ये इन्वायरमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें इस जीव की भूमिका क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग नाइस या कर्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आइए, ये है क्या परिभाषा? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति विशेष की कार्यात्मक भूमिका या स्थान को कर्मत कहा जाता है। अब ये शब्द सबसे पहले कौन लेकर आया? तो 1971 में जोसेफ ग्रीनेल ने ये शब्द दिया था। यह उन सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक तत्वों की एक सूची है जो एक प्रजाति के अस्तित्व, स्वस्थ रहने और पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। इसमें प्रत्येक जाति उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है, माने वो वहीं रहेगा, उसके लिए वो क्षेत्र है। अब आइए, इकोटोन किसको कहते हैं? पर्यावरण। ऐसा तंत्र जिसमें पड़ोसी तंत्रों अथवा क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। जैसे मैंग्रोव वन समुद्र और स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच इकोटोन का काम करता है। इधर समुद्र है, ये तो नदी बना दिए हैं, इधर देखिए ये समुद्र है, इधर स्थल है और ये बीच में मैंग्रोव है, तो ये मैंग्रोव हो गया इकोटोन। अब आइए, हैबिटेट किसको कहते हैं? प्राकृतिक आवास। ये वह भौतिक स्थान जहाँ कोई विशेष प्रजाति रहती है तथा पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होता है उसे आवास या हैबिटेट कहते हैं। जैसे घास के मैदान में एक विशेष प्रजाति रहती है जो कि घास खा के अपना जीवन बिताती है, लेकिन वहीं से खाद्य श्रृंखला शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो हमको प्रश्न तक ही रहना है, तो हम आपको ये बताएं। अब आइए छठा, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, IUCN रेड डेटा लिस्ट पर क्वेश्चन ज़्यादा है। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर, उपरोक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन पाया जाता है? 1 2 3, केवल 2 3, 1 और 4, 1 2 3 4। तो तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर भारत में है और चौथा नहीं है। अभी देखते हैं व्याख्या। स्टार टोर्टवाइज किसको कहते हैं? तारा कछुआ कहाँ रहता है? ये देखिए, ये है भारत के मध्य
और दक्षिणी भागों में पश्चिमी पाकिस्तान में और श्रीलंका में पाया जाता है। यानी भारत के मध्य और दक्षिणी भाग, पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका, तो हो गया ये भारत में है। यह आमतौर पर शुष्क खुले आवास में पाया जाता है। ये देखिए, जंगल साफ होना चाहिए, घास का मैदान हो वैसा। यह प्रजाति एक स्तर पर अपने आवास के लिए अभी दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, खतरा में। दूसरे स्तर पर इसकी आनुवांशिक विविधता का नुकसान हो रहा है। मतलब पहला तो ये जहाँ रह रहा है वहाँ पर मानवीय क्रियाओं के कारण इसका आवास क्षेत्र घट रहा है, ये खतरा महसूस कर रहा है। और दूसरा चुनौती है इसका कि इसका आनुवांशिक विविधता का नुकसान हो रहा है। वर्तमान में यह IUCN के रेड लिस्ट में संवेदनशील है, यानी ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है, ये ध्यान रखना है। अब आइए, मॉनिटर लिजार्ड किसको कहते हैं? यह सरीसृप के स्कोमेटागन के वैरोनिडी कुल का जीव है। भारत में मॉनिटर छिपकली की 6 जातियां हैं। बंगाल मॉनिटर, एशियन वाटर मॉनिटर, येलो मॉनिटर, डेजर्ट मॉनिटर, ये सब प्रमुख है। इसको देसी भाषा में गोह बोलते हैं हम लोग। ये फूंक देता है तो पूरा शरीर जो है ना, उसमें चित्ता चित्ता दाग निकल जाता है, तो इसको हम लोग गोह बोलते हैं, ये बड़का वाला को। ये अलग अलग है, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, येलो मॉनिटर, डेजर्ट मॉनिटर, लेकिन जो ये वाला है ये गो हम लोग हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं। अब आइए, भारत के कई हिस्से में है बंगाल मॉनिटर। ये एशियन वाटर मॉनिटर जो है वो अंडमान निकोबार में है, ये वाला। येलो मॉनिटर ये पूर्वी भारत में है, ये तो हम लोग अपने गांव में देखे हैं। और डेजर्ट मॉनिटर ये थार रेगिस्तान में मिलता है। अब आइए, पिग्मी हॉग्स किसको का क्या स्थिति है? मतलब आप देख रहे हैं ना, रेड डेटा लिस्ट को किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। वामन सुअर असम और भूटान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है, यानी भारत में है। यह हिमालय की तलहटी में 300 मीटर तक की ऊंचाई पर, जहां जलोढ़ घास का मैदान है, वहां का ये मूल निवासी है। क्यों पूछा प्रश्न? तो ये तो इंडेंजर्ड में चला गया, रेड डेटा लिस्ट में। उसका कारण घास के मैदान का क्षरण हो रहा है, तो इसको कहां से भोजन मिलेगा? अब आइए, स्पाइडर मंकी, ये भी वल्नरेबल हो चुका है, लेकिन ये दक्षिण मैक्सिको से ब्राज़ील तक और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। इसकी 7 प्रजातियों में एक जो है वो वल्नरेबल है, संवेदनशील। 5 प्रजाति इंडेंजर्ड हो गया है और 1 प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब आप सोचिए कि पहले तो ये पढ़ना चाहिए ना, फिर हम आगे बढ़ें। अब आइए दोस्तों, विश्वास एजुकेशन के द्वारा उसके अहमदाबाद ब्रांच पर जीपीएससी का एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स कम मेंस की आपको तैयारी कराई जाएगी। ये फाउंडेशन ऑफलाइन बैच है। इस बैच के लिए 7 दिन का फ्री डेमो लेक्चर रखा गया है। अधिकारी बैच इसका नाम है और ये डेमो का टाइम 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे तक है। 22 मई से हम लोग ये फ्री डेमो की शुरुआत की है। 22 मई को मेरा पॉलिटी आएगा, 23 मई को बारोट सर का रीजनिंग आएगा, 24 मई को जीपीएससी में मेंस में जो इंग्लिश पूछा जाता है वो पटेल सर का आएगा, 25 मई को आशुतोष आचार्य सर इंडियन ज्योग्राफी लेकर आपके सामने आएंगे।
फिर 26 मई को बारोट सर मैथ लेकर आएंगे, फिर मैं 27 को साइंस एंड टेक लेकर आऊँगा, और 28 को हमारे सुपरस्टार सर धर्मराज सर गुजराती कल्चर और ज्योग्राफी के, ये गुजरात का ज्योग्राफी लेकर आएंगे। तो ये हम आपको 7 दिन का फ्री डेमो देंगे। उसके बाद जो है हमारा ये अधिकारी बैच 29 मई से शुरू हो रहा है। जितने अच्छे तरीके से विश्वास एजुकेशन आज तक लड़कों को जो पढ़ाया है, इस बार भी जहां मेरिट गया उससे 20-20 नंबर ज़्यादा लाने वाले कम से कम 25 लड़के हैं। तलाटी का प्रश्न देख करके हमारा विद्यार्थी हंस रहा था आज एक क्लास में कि सर आबू हो इतिहास में प्रश्न, औरंगजेब वाला प्रश्न जितना था वो हंसता था कि नवरोज वाला सर आप तो ऐसे ही लिखाते हैं। अभी आज ही हमारा मध्यकालीन भारत प्रीलिम्स का आईएएस और जीपीएससी के लिए ख़त्म हुआ है। 40 घंटे हमने केवल मध्यकालीन भारत पढ़ा है। तो चलिए, जिनको इसमें जुड़ना हो उनके लिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा असुविधा से बचने के लिए। 9427253077, या अगर ये बिजी आए तो 9428804128 पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। जीपीएससी फाउंडेशन बैच है, जिसका नाम हम लोग अधिकारी बैच रखे हैं, इसलिए कि इसमें आपको उस लेवल की तैयारी कराएंगे कि आप कोई ना कोई अधिकारी बन के ही निकलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे आज तलाटी वाले में अपना कई पुराना विद्यार्थी है जो जीपीएससी का तैयारी किया था, साथ में गुजराती और अंग्रेजी को केवल ठीक से मैनेज किया। आपको बताएंगे तो आश्चर्य होगा, बाजार 55 पे फाफा मार रहा है और वो विद्यार्थी 70 और 75 के बीच में है। हम उसको कहें कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और होने के बाद वो विस्फोट करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। 7वां, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भाग में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सारिबिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। यानी पर्यावरण का पूरा देखिए कहाँ पर टिका हुआ है। प्रदूषण, वो प्राणी वाइल्ड लाइफ जो डेंजर्ड या इंडेंजर्ड हो रहा है, आहार श्रृंखला, यानी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या पूछ रहा है। 1 और 3, बी 2, 4 और 5, सी 1, 3 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका आंसर है 1, 3 और 5। फॉर्मेल्डिहाइड और सारिबिटॉल नहीं है। देखिए जरा क्या है। भारत के पीने योग्य पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषित जल की सर्वाधिक मात्रा भारत के उत्तरी राज्य बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा जाता है। सर्बिटॉल को आमतौर पर, अब सर्बिटॉल के बारे में जानिए, ग्लूकोटोल के रूप में भी जाना जाता है। जब यह अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा होती है, गैस की बीमारी। और क्या? फॉर्मेल्डिहाइड प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है। फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग मेथनॉल के नाम से भी जानते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड को पानी में घोलते हैं तो उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग इंडस्ट्री, दवा, भवन, भोजन इत्यादि में किया जाता है। अब आइए निम्न जंतुओं पर विचार करें। खाली देखिए ना, सब वही क्वेश्चन है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारी है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो समुद्री घोड़ा खाली नाम है, अभी बताते हैं, वो स्तनधारी नहीं है। देखिए आंसर बी आया, 1 और
3। अब आइए व्याख्या। समुद्री गाय ड्यूगोंग को अंग्रेजी में ड्यूगोंग कहते हैं, ये इसको समुद्री गाय कहते हैं। समुद्री गाय ड्यूगोंग कहलाता है, जो ऑर्डर खायरेनिया के 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। इसके स्पीसीज को बताएं। समुद्र में रहने वाली यह एक शाकाहारी स्तनधारी है, मैमल्स है। यह भारत के मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार में देखा जाता है। देख लीजिए क्यों पूछा है। ये IUCN के रेड डेटा लिस्ट के वल्नरेबल में जो है आ रहा है, संवेदनशील में आ गया। अब आइए समुद्री घोड़ा। यह स्तनधारी नहीं है, बल्कि यह एक छोटी मछली है, जिनका नाम उनके सिर के आकार के कारण, ये देखिए घोड़ा जैसा लगता है, इसीलिए हम इसको कहे समुद्री घोड़ा। विश्व में समुद्री घोड़े की ये तो 46 से ज़्यादा प्रजाति है। भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये 12 जो प्रजाति है, उनमें से 9 प्रजाति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलती है। भारत में ये देख लीजिए जरा लाल कहाँ कहाँ है। भारत में यह गुजरात से ओडिशा के तट तक ऐसे 8 राज्यों तथा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। अब आइए समुद्री सिंह, सी लायन। समुद्री सिंह भी मैमल्स हैं। इनकी 7 अलग अलग प्रजातियां हैं। ये मैक्सिको से लेकर के, ये देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ पूरा ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ ये मिलता है। अब आइए 9वां प्रश्न को हम लोग देखें। निम्न युग्मों पर विचार करें। नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व, बाकी फिर अब वही बायो रिजर्व चीज़। गारो पहाड़ी, लोकटक झील, परीक्षा में लोकनक भी लिखा है, बैरल क्षेत्र। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, डाफला पहाड़ी। ए केवल 1, B 1 और 2, C 1 2 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 2 नहीं है तो B और C नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं इसलिए कि ये है, इतना हम जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा A केवल 1। अब आइए नौक्रेक बायो रिजर्व क्या है। यह बायो रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में स्थित, ये देखिए मेघालय पठार के क्षेत्र में स्थित गारो पहाड़ी पर पाई जाती है। ये है नौक्रेक। वेस्ट गारो, साउथ गारो और ईस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पर। इस क्षेत्र में गनोल, डोरेंग और सिमसांग नदियां बहती हैं। यहाँ जो है ये देखिए ये नदी के भी बारे में। इसका 90% क्षेत्र सदाबहार जंगल से आच्छादित है। यहाँ पर कौन कौन प्रजाति है, ये देखिए स्लो लोरिस, पोटेरिस्टा, फिलिपेंसिस पिग। अब आइए लोकटक झील। ये देखिए यहाँ मणिपुर के इस रीजन में। यह मणिपुर के इम्फाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब आइए नामदफा, यानी वो बैरल क्षेत्र में नहीं आया। यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर यह है चांगलांग। यह मिसमी पहाड़ी के दफा वन जंगल और पटकाई रेंज के मध्य स्थित है। तो ये मिसमी पहाड़ी पर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित हम नहीं कर सकते? घास क्यों नहीं हटा सकते? कीटों और कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों में कमी के कारण,
जल की सीमाओं और आग के कारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका सी है। अब हम लोग आगे बढ़ें, इसमें व्याख्या का जरूरत ही नहीं है। अब आइए, पारितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। मतलब उत्पादकता कहाँ सबसे ज़्यादा, उसके बाद ए महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, बी मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, डी महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल। इसका आंसर है सबसे ज़्यादा उत्पादकता मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। प्रोडक्टिविटी। अब देखें जरा इसको, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण जीवों द्वारा बनाई गई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्पादकता, माध्यमिक उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को कौन कौन चीज प्रभावित करता है? तो सूर्य की रोशनी। पौधा सूरज की रोशनी में ही अपना भोजन बनाता है, तो अगर वो नहीं होगा तो कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा यूज करता है, उसका होना जरूरी है। पानी चाहिए और अंत में पोषक तत्व चाहिए। सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल है? तो पहले खाड़ी, उसके बाद दलदल। अरे एक लाइन में पेड़ पौधा जहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी का हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वर्षावन। अब आइए उत्पादकता कैसे मापते हैं? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई समय को मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना मास पर यूनिट टाइम में कितने वॉल्यूम में कितना मास का जो है उत्पादन होगा, उसको हम कहते हैं उत्पादकता की इकाई। अब देखिए, मैंग्रोव में 3300 से 6000 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। भूमि पर औसत उत्पादकता 160 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। समुद्र की औसत उत्पादकता 50 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। अब आइए, यहाँ जो था ये ऐसे सर्वाधिक में था। अब जो स्थलीय पारितंत्र है, जो स्थल पर है, उसका उत्पादकता घटते क्रम में दलदल, कच्छ और उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये 1 नंबर पे है। शीतोष्ण वन दूसरे पे, टैगा वन तीसरे पे, सवाना चौथे पे, कृषि भूमि 5वें पे, झाड़ीदार भूमि 6ठे पे, समशीतोष्ण घास का मैदान 7वें पे, टुंड्रा प्रदेश 8वें पे और रेगिस्तान 9वें पे। जलीय पारितंत्र में यदि उत्पादकता देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, फिर झील और धारा में, फिर जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और सबसे कम उत्पादकता खुले समुद्र में महासागर में होता है। अब आइए देख लीजिए संकटापन्न, घुमा फिरा के वही प्रश्न है। निम्न भारतीय प्राणी जगत पर विचार करिए। घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल और अनूप मृग। उपरोक्त में से कौन संकटापन्न है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3। सी है इसका आंसर, 1, 2 और 3। घड़ियाल, ये है घड़ियाल। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। इसका प्राथमिक आवास यमुना की सहायक नदी चंबल में है। चंबल पर सरकार मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना भी चला रही है। अन्य प्राकृतिक आवास जो है इसका, ये देखिए यहाँ पे है घाघरा नदी जो कि गंगा में मिलती है। देखिए काला काला वाला जो है, देखिए इसका ओरिजिनल प्राकृतिक आवास चंबल नदी है। चंबल के बाद देखिए गिरवा नदी, नारायणी नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी,
नारायणी नदी तो ऐसा है कि ग्रह और गज, माने मगरमच्छ और गज के बीच, हाथी के बीच जो है संघर्ष हुआ था, और उसमें हाथी जो है कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया कि अब आप हमको बचा लीजिए भगवान से, और वहाँ पे बचाया गया था। ये इनके अन्य जो हैं प्राकृतिक आवास हैं। ये संकटापन्न हैं, इंडेंजर्ड, जो प्रश्न पूछ रहा है। ये देखिए चर्म पीठ कुर्म, यानी ये लेदर बैक, यानी ऐसा लगता है कि इसका पीठ जो है वो लेदर के समान है। तो यह पृथ्वी पर उपस्थित कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। ये देखिए, ये ऑल सी टर्टल स्पेसीज, उसमें जो है ये देखिए, ये है लेदर बैक सी टर्टल, ये सबसे बड़ा है। यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागर को छोड़कर सभी महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर में ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घोंसला बनाता है। ये भी IUCN रेड लिस्ट में संकटापन्न है, वल्नरेबल। अब आइए स्वैम्प डियर, अनूप मृग, इसमें कस्तूरी होता है। ये अनूप मृग की भारतीय महाद्वीप में 3 प्रजाति है। वेस्टर्न स्वैम्प डियर नेपाल, साउदर्न स्वैम्प डियर मध्य और उत्तर भारत, पूर्वी अनूप मृग कांजीरंगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ये IUCN रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति के रूप में है, तीनों है, इसीलिए आंसर हुआ C 1, 2, 3। अब आइए इस साल देखिए पर्यावरण पर 13 प्रश्न पूछे गए हैं। हम 13वां नंबर आपको डील, इससे आपको हर साल पूछे गए प्रश्नों का उचित संख्या पता चलेगा, जो आपको अभी हम करा रहे हैं। पारितंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। पहला जो है विषाणु, ये अपघटक नहीं है, ये तो शरीर में घुस जाता है। अरे वायरस, तो अब आइए, घुसता बैक्टीरियो है, लेकिन देखिए पहले हम अपघटक जीव किसको कहते हैं? वह जीव जो मृत जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विभाजित कर दे, मरे हुए जीव को खा करके और उसको जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल दे, उसको कहते हैं डिकम्पोजर एनिमल। मूल रूप से अपघटक जीव 4 है, एक फंगी, एक इंसेक्ट्स, एक अर्थवॉर्म केचुआ और एक बैक्टीरिया। ये जो है 4 है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम 2013 के पर्यावरण को हमने आपके सामने डील किया, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के आश्रम रोड में चलने वाला संस्था, जो पिछले 21 सालों से गुजरात में और 2000 ईस्वी से 2013 तक दिल्ली में भी चला। मैं रजनीश सिंह तोमर 13 साल दिल्ली में पढ़ाया हूँ, गुजरात में मैंने 18 साल पढ़ाए। हमारे यहाँ एक स्पेशल कोर्स चलाया जाता है, ये शायद पूरे भारत में कोई नहीं चला पाता है, केवल वो लोग फाउंडेशन बैच बोल देते हैं। हमारे यहाँ 12वां पास बच्चा कॉलेज के साथ साथ 3 साल की IAS की तैयारी करते हैं। जब वो बच्चा पहली बार एडमिशन लेता है तो शाम का बैच होता है उसका हमारा, उसको पूरे साल हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के NCERT को पढ़ाते हैं, लगभग 800 घंटे। कोई भी इंडिया में दम नहीं है कि 800 घंटा NCERT पढ़ा दे। जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में आता है, तब उसको IAS के प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है PT का, 7 टॉपिक GS में, मैथ, रीजनिंग, CSET, वो कराते हैं। और जब बच्चा तीसरे साल में आता है कॉलेज का, तो हम लोग उनको मेंस के सारे टॉपिक कराते हैं। और वह बैच
मेरा सबसे यूनिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमको उसी बैच से मिलता है, कोई भी परीक्षा हो। तो यह बैच जून महीने में हमारे यहाँ साल में एक बार शुरू होता है। जिनको भी इस बैच में एडमिशन लेने का इच्छा हो वो तुरंत जो है फ़ोन घुमाइए 9427253077 पे या 9428804128 पर, और आप लाभान्वित होइए। उसका नाम हम लोग एक तरह से श्योर सक्सेस बैच रखे हैं कि किसी न किसी सरकारी परीक्षा में नौकरी मिलेगा ही, आपको इतना नॉलेज दे देंगे। तलाटी भी देने जाएंगे तो आप लीडर होंगे, आईएएस भी देने जाएंगे तो आप लीडर होंगे। उस तरह की तैयारी हम लोग उसमें कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एपिसोड 3 में आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।